हेलो दोस्तों, नमस्कार। ऋषि क्लासेज में आपका स्वागत है। हाई स्कूल एसएसटी सब्जेक्ट से रिलेटेड कुछ ऐसे क्वेश्चन लेकर आए हैं जो हमारे आने वाले एग्जाम यानी 2025 में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। जो आपका 20 क्वेश्चन होता है यानी विकल्पीय वाला, वो इसमें उसके साथ साथ जो 40 नंबर लिखने वाला भी आता है, दोनों को साथ में हम एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे। एग्जाम के पहले एक बार इस वीडियो को आप लोग जरूर देख लीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिएगा ताकि इस वीडियो का लाभ वो लोग भी ले सकें और अच्छे से अच्छे मार्क ला सके एग्जाम में। दोस्तों, वीडियो को ज्यादा देर नहीं करेंगे, शुरू करते हैं। यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहा है पहला क्वेश्चन जो विकल्प में दिया है, जो आपको बॉक्स में यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है, उसका एक्सप्लेन किया, यानी 40 नंबर में जो लिखने के लिए आएगा वो आपको यहाँ से मिलेगा और इसी से निचोड़ निकाले हैं जो विकल्प वाला दिया है। यहाँ पर जैसे यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहा है पहला क्वेश्चन दिया है हिस्ट्री का, जो पहला चैप्टर है हमारा यूरोप में राष्ट्रवाद, यानी पहला क्वेश्चन है राष्ट्रवाद का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ। आपको पढ़ाया गया एसएसटी में पहले ही चैप्टर में यूरोप का राष्ट्रवाद जो पहला जिस देश में हुआ था वो हमारा फ्रांस है। कब हुआ था? 1789 में। यहाँ पर एक निरंकुश राजा रहता था, उससे वहां के प्रजातंत्र संतुष्ट नहीं रहते थे, उसी को जड़ से हटाने के लिए ये क्रांति की गई थी उस समय फ्रेंच रेवोल्यूशन के अनुसार। यहाँ पर देखेंगे यानी हमारा पहला ऑप्शन सही रहेगा। जो जर्मनी, इटली, ब्रिटेन है ये बाद में वहां पर किया गया था, लेकिन 1789 यानी सबसे पहले हमारा फ्रांस में ही हुआ था। देखिए हमारा दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि ड्यूक मैटरनिक ने सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन किसको माना। ये हमारा ऑप्शन रहेगा ज्यूसेपी मेस्नी। देखिए रीजन ये है कि जो वहां के प्रजातंत्र थे उनके विरोध करता था, ये विरोध करता रहता था, इसी वजह से वहां का सबसे बड़ा दुश्मन यही माना गया था उस राजा का। और निरंकुश राजा में जो अपना केवल सुने और दूसरे का ना सुनता रहे, वही निरंकुश राजा होता है। देखिए यहाँ पर दिया है कि मैटर हमारी सामाजिक व्यवस्था का दुश्मन बताया। सामाजिक व्यवस्था यानी जो समाज में कुछ ऐसी व्यवस्थाएं जो राजा दिए थे वो उसको पसंद नहीं था, इसीलिए वो उसके विरोध में हमेशा खड़ा रहता था। एसएसटी का ये भी चैप्टर है आपका क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है, ये भी हमारा एसएसटी का हिस्ट्री से है। दिया है सूती कपड़ा मिल की रूपरेखा किसने तैयार की थी। एक व्यक्ति थे जो रूपरेखा मीन्स कैसे उसको तैयार किए थे सर्वप्रथम। यहाँ पर हमारे थे रिचर्ड आर्कराइट। देखिए यहाँ पर कुछ एक्सप्लेन करके हम आपको बता रहे हैं कि सूती कपड़ा की रूपरेखा रिचर्ड आर्कराइट के बाद प्रति मजदूर उत्पादन बढ़ गया, मजबूत धागों और रेशम का उत्पादन होने लगा। देखिए मजदूरों का दर भी बढ़ गया। जैसे वस्तुओं में जब मांग होगी तो मांग के साथ साथ जो उसको बनाने वाले रहेंगे उनमें भी वृद्धि होगी और धीरे धीरे करके कंपनियों में आगे प्रोत्साहन राशि मिलता रहता है। अगला देखेंगे चौथे क्वेश्चन में 1928 से 1934 के बीच भारत में गेहूं उत्पादन की कीमत 50% तक गिर गई। इसका कारण था अंतरराष्ट्रीय बाजार में। देखिए आप लोग पढ़े होंगे हिस्ट्री का एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो महामंदी यानी 1929 में आया था। जो दोनों सन यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है 28 और 34 यानी दोनों के बीच में 1929 आता है हमारा। जब प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हो गया उसके बाद वस्तुएं इधर उधर हो गई थी, लोगों की अर्थव्यवस्था खराब हो गई थी। जो हमारे मजदूर वर्ग के इंडियन जो किसान थे उनकी उपज जब होती थी विदेश में भेजते थे तो उनका डिमांड उतना ज्यादा नहीं बढ़ता, यानी ज्यादा पैसा लगाकर उत्पादन करते थे और विदेश में उनको उतना पैसा नहीं मिलता था। यानी पैसा ना मिलने की वजह से मांग गिर गया था। और ये ऑप्शन हमारा सही रहेगा, कीमतों का गिरना, यानी बाजार में उनका कीमत नहीं मिल रहा था। प्रथम विश्व युद्ध में सभी वस्तुएं इतर बितर हो गई थी, इसी वजह से अंतरराष्ट्रीय व्यापार में मांग गिर गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे पांचवा। 1448 में गुटेनबर्ग ने कौन सी पहली पुस्तक छापी। एक लेखक है पुस्तक छापे थे। देखिए इसमें ये हमारा बाइबल रहेगा। यहाँ पर कुछ एक्सप्लेन करेंगे जो हिस्ट्री में आपको राज्य प्रकाशन में लगभग ना के बराबर ये नहीं मिलेगा, थोड़ा एक्स्ट्रा टॉपिक से है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है कि हमारा आया हुआ है सन 2021-22 में आया है, विद्या में आपको दिखाई पड़ेगा। जर्मनी के आविष्कारक और प्रकाशन जोहन गुटेनबर्ग ने साल 1448 में बाइबल को छापा। यह बाइबल प्रेस में छापी गई किताब थी, बाइबल के नाम से भी जाना जाता है। देखिए बाइबल के नाम से, देखिए बाइबिल और बाइबल, यहाँ पर लिखा है बाइबिल
अगर जो बाइबल बोले तो इसका मतलब ये नहीं गलत है, उसको दोनों नाम से भी जाना जाता है। अगले पॉइंट में देखेंगे, बेल्जियम में सामुदायिक सरकार का चुनाव कौन करता है? ऑप्शन में दिया है ए एक ही भाषा बोलने वाले, बी में दिया है सभी भाषाओं को बोलने वाले, सी में दिया है केवल जर्मन भाषा बोलने वाले, डी में उपरोक्त सभी। सभी तो हो नहीं सकते। देखिए जो एक भाषा बोलने वाले थे उनकी संख्या कम थी। जब बेल्जियम वाला देखेंगे चैप्टर एसएसटी का 3rd यूनिट है, उसमें आपको दिखाई पड़ेगा कि जिनकी संख्या कम थी उनका दबाव बहुत ज्यादा रहता था लोगों के ऊपर, और जिनकी संख्या ज्यादा थी वो बेचारे गरीब थे। लेकिन इसमें जब कोई देश में, कोई राष्ट्र में जब कोई रूल लागू होता है लोकतंत्र को देखते हुए, तो वहां पर सभी धर्म, जात, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, यानी सभी भाषाओं को बोलने वाले लोग वहां की सरकार का चुनाव कर सकते हैं। जैसे अपने इंडिया का ही देखेंगे तो यहाँ पर कई राज्य में बटे हुए हैं और कई राज्यों की अलग अलग भाषा, यानी भाषाओं के आधार पर राज्यों का गठन भी किया गया था। और जब हमारे केंद्र सरकार का चुनाव होता है तो सभी लोग सामुदायिक रूप से मतदान करते हैं और खुद अपना एक राजनेता चुनते हैं। अगला पॉइंट हम देखेंगे, 7वां क्वेश्चन, लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण संघीय सरकार से संबंधित नहीं है? संघीय सरकार, संघीय मीन्स होता है जो केंद्र से संबंधित नहीं है। इसमें देखेंगे कठोर एवं लिखित संविधान, शक्तियों का केंद्रीकरण, राज्य एवं राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन, सर्वोच्च न्यायालय। देखिए ऑप्शन तो हमारा इसमें सही रहेगा बी वाला, शक्तियों का केंद्रीकरण संघीय सरकार से संबंधित नहीं है। देखिए संघीय सरकार जो केंद्र से रिलेटेड होता है, जैसे सत्ता का विभाजन आप लोगों को पढ़ाया गया होगा, यानी जो राज्य स्तर पर रहेंगे उनको एक शक्ति दी जाएगी, केंद्र स्तर पर अलग, और जो हमारे आईएएस जैसे जिला स्तर पर उनको स्थानीय शक्तियां दे दी जाती हैं, उसी प्रकार दिया है। यानी जो हमारा इसमें पॉइंट नंबर ऑप्शन नंबर बी है, शक्तियों का केंद्रीकरण, ये नहीं है। अगले क्वेश्चन में देखेंगे, अगला यानी 8वां क्वेश्चन, कह रहा है निम्नलिखित में से लैंगिक असमानता को बढ़ावा देने का कारण नहीं है। लैंगिक असमानता, कुछ लोगों के अंदर रूढ़िबद्ध धारणाएं होती हैं कि स्त्री पुरुष, यानी कुछ स्त्रियां ऐसी होती हैं जो पुरुषों का काम नहीं कर सकती, पुरुष लोग ऐसे रहते हैं जो स्त्रियों का काम, जैसे आज के डेट में गांव देहात में सबसे ज्यादा पाया जाता है कि स्त्रियां घर पर ही काम करती हैं और पुरुष लोग सामाजिक स्तर पर बाहर कार्यालय में काम करते रहते हैं। उनकी पूर्वाग्रह की जो धारणाएं होती हैं वो केवल उनके अंदर विद्यमान रहती है, बाकी ऐसा कोई बात नहीं है, कोई किसी से कम नहीं होता। देखिए यहाँ पर कुछ पॉइंट में दिए हैं कि महिलाएं केवल घर का कामकाज करेंगी और पुरुष बाहर सार्वजनिक क्षेत्रों में भागीदारी ले सकते हैं। यानी यहाँ पर देखेंगे हमारा दिया है लैंगिक विभाजन यानी जैविक बनावट, यानी हमारा ये सही रहेगा नहीं है। कुछ लोग नहीं को ध्यान नहीं देते और क्वेश्चन को गलत कर देते हैं, इसीलिए नहीं को हम हाईलाइट कर दिए हैं ताकि आप लोगों को पता चले जैविक बनावट नहीं है। अब देखिए तीनों बनावट, ये तीनों ऑप्शन क्यों गलत है इसको ध्यान से देखेंगे, क्योंकि एक एक ऑप्शन को जब डिटेल में एक्सप्लेन करते रहेंगे तो फैक्ट याद होता रहेगा, अगर जो लिखने के लिए आएगा तब उसको भी सही कर लेंगे कुछ लोग। अब यहाँ पर देखिए दिया है श्रम का लैंगिक विभाजन, ये रूढ़िबद्ध धारणा होती है। क्यों? क्योंकि कुछ लोग देहात में बोलते हैं कि महिलाओं को अगर जो मजदूरी करवाएं तो पुरुषों की तुलना में कम भार ढोती हैं, यानी उनसे ज्यादा बेस्ट नहीं पड़ेगा, यानी ये भी एक रूढ़िबद्ध धारणा है। दिया है समाज का प्रीत प्रधान होना, यानी प्रीत यानी जो बड़े रहेंगे, जो मुखिया रहते हैं घर के, समझ लीजिए उनकी माता भी जिंदा है और पिता भी जिंदा है, लेकिन ऐसे कंडीशन में दोनों में प्राथमिकता हम देंगे केवल पिता को ही, उन्हीं को उस घर का मुखिया, प्रधान भी मुखिया होता है, उस घर का मुखिया उन्हीं को बनाया जाता है। यानी स्त्री पुरुष में भेदभाव हो गया, रूढ़िबद्ध धारणा हमको दिखाई पड़ा, यानी इससे भी होता है। अगला दिया है महिलाओं में असाक्षरता की कमी। देखिए इंडिया में अगर जो पुरुषों की तुलना में देखा जाए तो महिलाएं कम पढ़ी लिखी हैं, यानी जो ज्यादा पढ़ा लिखा रहेगा उसको कमान संभालने का ज्यादा अनुभव होता है, इसीलिए यहाँ पर क्या करते हैं महिलाओं को वहां से भी हटा दिया जाता है। यानी रूढ़िबद्ध धारणाएं एजुकेशन मामले में भी देखा जाता है, यानी जिस दिन महिलाएं बराबर आ जाएंगी एजुकेशन के मामले में पुरुषों की तुलना में, उसी दिन क्या होगा, प्रधान किसी को भी बना सकते हैं, क्योंकि वो अपना खुद निर्णय ले सकता है। दिया है 9वां क्वेश्चन, कारण सांप्रदायिकता की समस्या प्रारंभ होती है जब, देखिए सांप्रदायिकता क्या होता है, जब चुनावी मामले आते रहते हैं तो उसमें यह चीज राजनेताओं का सबसे ज्यादा दिखाई पड़ रहा है। जब भारत का चाहे केंद्र का
चुनाव हो, चाहे लोकसभा वाला हो, चाहे ये हमारा राज्यसभा का हो, विधानसभा का कुछ भी हो, तो ये चीज हमको दिखाई पड़ रहा है। ऐसे राजनेता जो खास कर देखते हैं जो अपने जिस समुदाय के रहेंगे यानी जिस धर्म के रहेंगे उसी धर्म को ज्यादा बढ़ावा देने लगते हैं। इसमें किसी एक व्यक्ति का नाम हम नहीं ले रहे हैं, बस यही हम बता रहे हैं एग्जाम्पल के तौर पर। तो हमारा इसमें देखेंगे दिया है धर्म को राष्ट्र का आधार मान लिया जाए, धर्म को राष्ट्र का आधार मान लिया जाए, यही हमारा सही है। दिया है अगला राष्ट्र धर्म को राष्ट्र से अलग कर दिया जाए, ये तो गलत है, सीधे अलग कर ही नहीं सकते कि हमारे देश में हिंदू मुस्लिम सभी धर्म के हैं। तो हमारे धर्म में जैसे हिंदू हैं तो हिंदू कोई राजनेता बन गया तो अलग कर नहीं सकता ना सभी धर्मों को। यहाँ दिया है सभी धर्मों को समान रूप से मान लिया जाए, समान रूप से मान नहीं सकते क्योंकि कुछ धर्म में संख्या बहुत कम है, तो जो अल्पसंख्यक में रहेंगे वो हमेशा अगर जो देखा जाए समान रूप से उनको छूट ना दिया जाए तो वैसे के वैसे रह जाएंगे। अगले पॉइंट में दिया है कुछ धर्मों का प्रधानता दी जाए। कुछ धर्म में क्यों प्रधानता दी जाए? क्योंकि लोकतंत्र रहेगा, वहां पर समान धर्म सभी धर्मों को समान रूप से देखा जाएगा। तो ये भी हमारा यानी ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। देखिए अगला क्वेश्चन 10वां कारण निम्नलिखित में कौन सा संघ सूची का विषय नहीं है? देखिए इसमें भी पॉइंट आ रहा है नहीं है, एक होता है में तो कई चीज जो रहेगा वही रहेगा, लेकिन नहीं है यानी इसमें से 3 ऑप्शन हमारा है लेकिन एक नहीं है, जो नहीं है वही हमारा ऑप्शन सही रहेगा। देखिए दिया है प्रतिरक्षा, शिक्षा, मुद्रा, विदेशी मसले। देखिए संघ सूची, देखिए भारतीय संविधान के अंतर्गत 3 सूचियों में बांटा गया है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। जो केंद्र यानी संघ केंद्र के अंतर्गत ऐसी व्यवस्थाएं आती हैं जो केंद्र उस पर कानून बनाए उसका संरक्षण करे, वो केंद्र सरकार के अंदर। राज्य के अंतर्गत वही आएगी जो राज्य के अंतर, और जो ऐसी व्यवस्थाएं जो दोनों में शामिल रहे, केंद्र में और राज्य में भी, वो हमारा समवर्ती सूची में आएगा। देखिए इसमें दिया है प्रतिरक्षा, मुद्रा, विदेशी मामले, ये हमारा केंद्र के अंतर्गत आता है यानी विदेश में क्या आ जा रहा है, आयात निर्यात क्या टैक्स क्या लग रहा है या कोई नीतिगत मामले हैं, ये हमारा केंद्र के अंतर्गत आएगा। मुद्रा मींस करेंसी, हमारा करेंसी में क्या बदलाव करना है, क्या टैक्स लगाना है, तो ये सब हमारा केंद्र के अंतर्गत आता है। प्रतिरक्षा भी हमारा आ जाएगा, लेकिन शिक्षा, ये शिक्षा नहीं आएगा, शिक्षा हमारा समवर्ती का विषय है। रूल ये है कि जैसे पहले ये था हमारे इसमें, लेकिन उसको यहाँ पर दिखाई पड़ा सन 1976 में 42वें संविधान संशोधन में इसको हटाकर समवर्ती सूची में डाल दिया गया। क्यों? क्योंकि कुछ विद्यालय देखे होंगे आप लोग, आपके हर जिले में पाए जाते हैं, केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय या कुछ बड़े बड़े कॉलेज जो होते हैं वो केंद्र के अंतर्गत आते हैं, लेकिन जो राज्य के अंतर्गत आते हैं उनका रख रखाव और सुविधाएं जो है सीएम के अंतर्गत आती है, वो अपने अनुसार करवाते रहते हैं परिचालन उसका। लेकिन जो दोनों में आ गया शिक्षा, वो हमारा आ गया समवर्ती सूची में, यानी नहीं है संघ सूची में, तो हमारा शिक्षा यही सही हो जाएगा। अगले पॉइंट में ग्रामीण में बोल रहा है निम्नलिखित में से पंजाब का भू संकुचन का मुख्य कारण क्या है? देखिए गहन कृषि, वनोन्मूलन, अधिक सिंचाई, अति पशुचारण। गहन कृषि क्या होता है? जहां पर जनसंख्या अधिक होती है और लोग अधिक दबाव डालते हैं खेतों पर। दबाव का मतलब जैसे ज्यादा से ज्यादा खाद पानी का यूज करें और खेतों को कभी परती ना छोड़े, उसमें हमेशा खेती करते रहें, वो गहन कृषि के अंतर्गत आता है, ये नहीं हो सकता है। कह रहा है कि वनोन्मूलन यानी वन का प्रबंधन करना, संरक्षण करना, ये सब आता है, ये भी नहीं हो सकता। अगला दिया है अति पशुचारण यानी अधिक मात्रा में पशुओं की चराई करना, नहीं। हमारा सही है अधिक सिंचाई। इसमें आपको दिखाई पड़ रहा है जिस प्रकार दरारें आई हैं जमीन पर, यही रीजन है ज्यादा से ज्यादा सिंचाई करना, क्योंकि पंजाब में नहरें बहुत हैं, पानी भी बरसता रहता है, इसी वजह से वहां पर पानी की मात्रा ज्यादा हो जाता है और क्या होता है कि भूमि संकुचन बन जाता है। 12वें नंबर पर दिया है आपका निम्नलिखित में से सुमेलित करते हुए सही विकल्प का चयन कीजिए। देखिए ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो आपको 40 नंबर वाले में भी मिलेगा, यानी लिखने वाले में भी मिलेगा और ये ऑप्शन वाले में भी मिलेगा। और हाँ, जो मैप की दृष्टि जो आपको वीडियो में अगले वीडियो में हम बताए हैं, प्ले लिस्ट में जाकर जरूर देखिएगा, वहां पर हम बाधों के बारे में भी बताएं कि कौन सा बाध कहां पर पड़ता है, यानी जो 10 नंबर मैपिंग वाला दिखाई पड़ेगा वो भी यहीं से मिलेगा। अब कुछ बच्चों को प्रॉब्लम होगा कि यहाँ पर 4 मिलान यहाँ पर दिया है, 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया है, तो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो उसके लिए हम एक उपाय बता रहे हैं, जैसे इन चारों बाधों में से आपको कोई एक बाधा आ रहा है, बस एक को पकड़कर मिला देंगे ऑप्शन में, वो अगर जो मिल गया अकेले तो वही हमारा सही हो गया।
तो समझिए भाखड़ा, नांगलबाद या हीराकुंड, सरदार सरोवर कुछ भी देख लेंगे तो समझिए एक बच्चे को याद आ रहा है सरदार सरोवर बांध वाला, वो जान रहा है कि हाँ नर्मदा नदी पर है। यानी हमारा सी वाला, हमारा ये देखिए का खा, ये यहाँ पर गा होना चाहिए, तो गा वाला हमारा जा रहा है एक पर, यानी गा हमारा कहाँ पर दिखाई पड़ रहा है, यहीं पर दिखाई पड़ रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी में दिखाई पड़ रहा है, एक पर है, यानी वही हमारा सही हो जाएगा और हमें कुछ मिलाने की आवश्यकता नहीं है। यानी हमारा ये इसमें हो गया। टेहरी बांध हमारा कहाँ पर बना, वो भागीरथी, उत्तराखंड में भागीरथी और बिलांगना का जहाँ संगम होता है वहीं पर इस बांध का निर्माण हुआ है, टेहरी बांध। आगे देखेंगे 13वां क्वेश्चन। हाँ, थोड़ा सा और पॉइंट बता दे रहे हैं सरदार सरोवर बांध का, जो आपका 40 नंबर यानी लिखने में आएगा, उसमें पूछ सकता है। यह बांध गुजरात के केवड़िया गांव में बना हुआ है। इसकी ऊंचाई 138 मीटर है और 1210 मीटर इसकी लंबाई है, यानी 1 किलोमीटर से ज्यादा लंबाई है। ये पॉइंट में दिया है, लेकिन अगर जो आप संक्षिप्त में लिखना चाहें तो इसमें लिख सकते हैं। यह बांध भारत का तीसरा सबसे क्रिकेट के कंक्रीट बांध, कंक्रीट में जो आरसीसी का बना होता है। आधुनिक जमाने में जो बांध बनाए जाते हैं खासकर वो कंक्रीट से ही बनाए जाते हैं। ये तीसरा सबसे ऊंचा कंक्रीट बांध है। और यहाँ पर देखिए इस बांध का निर्माण 56 सालों में हुआ था, यानी देखा जाए तो बहुत ज्यादा टाइम लगा था, क्योंकि आधुनिक मशीनें उतना वो नहीं था, धीरे धीरे बांध बनता है। अगला पॉइंट देखेंगे यहाँ पर चौथा, सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रों में किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। सार्वजनिक ऐसी चीजें होती हैं जो किसी धर्म, संप्रदाय, लिंग, जात का भेदभाव नहीं करता, जैसे हॉस्पिटल, विद्यालय, स्वच्छ वातावरण में सांस लेना, मंदिर में जाना, रेलवे पर घूमना या हवाई जहाज पर कहीं पर आना जाना, पर्यटन की दृष्टि से वो सार्वजनिक क्षेत्रों के लिए खोला जाता है। उसमें किसी भी कोई व्यक्ति, चाहे किसी जात का भेदभाव, किसी जात का स्त्री हो या पुरुष हो, चाहे किसी भी धर्म का हो, कोई रोक टोक नहीं रहेगा। ऐसे क्षेत्र में आते हैं सार्वजनिक में। निजी यानी प्राइवेटाइजेशन, जो प्राइवेट स्तर पर आते रहते हैं वो निजी क्षेत्र में रहते हैं। यहाँ पर देखेंगे दिया है उद्यम का स्वामित्व, ऑप्शन नंबर हमारा यही रहेगा। रोजगार सबको रहता है, यानी चाहे वो किसी धर्म का हो, जाति का हो, उसके लिए समान रहेगा। अगला दिया है आर्थिक क्रिया, आर्थिक क्रियाएं ये भी देश के अंदर जैसे होती है अंतर, वैसे किसी के घर में भी होता है। घर चाहे किसी धर्म जाति का किसी भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। और श्रमिकों की संख्या और श्रमिक भी सभी धर्मों में पाए जाते हैं, यानी ऑप्शन नंबर हमारा सी सही रहेगा। देखिए दिया है 15 नंबर, भू संरक्षण से आप क्या तात्पर्य है। भू क्षरण, संरक्षण नहीं क्षरण। भू मीन्स होता है जमीन, क्षरण मीन्स होता है ऊपरी परत का हट जाना। जमीन का ऊपरी परत का हट जाना, हटना में चाहे हवा के द्वारा, चाहे पानी के द्वारा या पशुओं के खुर के द्वारा, यानी किसी प्रकार अगर जो हट गया वही भूक्षरण होता है। इससे क्या तात्पर्य है, यानी क्या समझ रहे हैं आप। जैसे इसमें क्या दिया है, भूमि का अनुपजाऊ होना, भूमि का दलदली होना, भूमि का उपजाऊ होना और भूमि का योजनाबद्ध होना। देखिए ऑप्शन हमारा इसमें अगर जो भूमि का ऊपरी परत बह जा रहा है तो हमारा क्या हो, भूमि का अनुपजाऊ होना यही तय है। अनुपजाऊ में जो मिट्टियां होती हैं जमीन का ऊपरी सतह, वो हमारा उपजाऊ होता है। चाहे बहाव हो, चाहे नदी के द्वारा कटान लगा हो, तो ऐसे कंडीशन में उपजाऊ मिट्टी बहकर दूसरे जगह पर चली जाती है। जो मिट्टी बहा रहता है उसके नीचे वाला स्थान वो अनुपजाऊ मिट्टी के रूप में जाना। ज्यादातर गांव में देखे होंगे भट्टे से जहाँ खुदाई होती है तो उपजाऊ वाला मिट्टी उसको खन लेते हैं वो लोग, और जो नीचे बचा रहता है वो अनुपजाऊ, यानी जो फसलें हमारे पहले पैमाने पर होती थी वो अब नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि उपजाऊ मिट्टी वो हमारा हटकर चला गया है। ये तीनों ऑप्शन क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि भूमि का दलदली होना, यानी ऐसा है नहीं कि हमारा मिट्टी का ऊपरी सतह हट गया तो भूमि दलदली, ऐसा होता ही नहीं। अगला दिया है भूमि का उपजाऊ होना, एक बार जब उपजाऊ मिट्टी बहकर चला गया तो दोबारा थोड़ी उपजाऊ हो, काफी टाइम लग जाएगा, यानी ये भी ऑप्शन हमारा गलत। भूमि का योजनाबद्ध होना, योजनाबद्ध मीन्स क्या होता है, इसमें जैसे भूमि का ऊपरी परत अगर जो हटकर चला गया यानी बह गया मिट्टी पानी के द्वारा, तो ऐसा थोड़ी है कि वो समतल हो जाएगा या मेड़बंदी हो जाएगा या कुछ ऐसी चीजें रहेंगी जो हम नहीं कर पा रहे थे, यानी योजनाबद्ध नहीं होगा। हमारा ऑप्शन यही सही रहेगा, अनुपजाऊ होना, यानी मिट्टी अनुपजाऊ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही। अगले पॉइंट यानी 16वें नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। दिया है इनमें से कौन सा संरक्षण का तरीका समुदाय की सीधी भागीदारी नहीं करता। समुदाय का सीधी भागीदारी नहीं, समुदाय में ग्रुप में होता है। देखिए यहाँ पर संरक्षण है यानी रख रखाव देख रेख करना। देखिए दिया है संयुक्त वन प्रबंधन,
वनों का प्रबंधन मीन्स रख रखाव, संरक्षण करना, अधिक से अधिक पेड़ लगाना, ये तो करता है। दिया है बीज बचाओ आंदोलन। बीज क्या होता है, जो चाहे फल हो, चाहे सब्जी हो, चाहे कुछ भी हो, कुछ ऐसे फल, कुछ ऐसे सब्जियां होती हैं जो पहले के डेट में होती थी, गांव में खेतों में होती थी, लेकिन आज के डेट में वो लगभग खत्म हो गया है। जैसे जहां से हम आते हैं, जिस जिले से, यहाँ पर पहले अरहर की खेती होती थी, लेकिन आज के डेट में बहुत कम, लगभग ना के बराबर हमारे यहाँ दिखाई पड़ता है। तो जैसे हमारे यहाँ कंडीशन, वैसे और जगहों पर जो कंडीशन हुआ, तो उसके बीज का संरक्षण करना बहुत जरूरी है, नहीं तो आने वाले समय में वो पौधा हमको देखने को ही नहीं मिलेगा। यानी इसका संरक्षण करना जरूरी है, यानी ये भी नहीं हो सकता। अगला पॉइंट दिया है चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा चलाया गया था, ये आपको मिलेगा भूगोल वाले चैप्टर में। सुंदरलाल बहुगुणा जी ने चलाया था चिपको आंदोलन, उसके प्रमुख थे उस समय लोग। पेड़ों की कटाई को रोकने के लिए, यानी अंग्रेज लोग बहुत पेड़ की कटाई कर रहे थे, उनको रोकने के लिए ऐसे पेड़ से चिपक जाते थे, और उसको रोकने के लिए आंदोलन चलाया गया था, जिसको चिपको आंदोलन के नाम से जाना जाता है। देखिए दिया है वन पशु विहार का परिसीमन, ये हमारा सही ऑप्शन है, यानी नहीं बोला है ना, यानी ये नहीं है और बाकी तीनों है, प्रबंधन कर रहा है तीनों। यहाँ पर क्या दिया है, वन जीव पशु विहार का प्रचलन सरकार और वन विभाग द्वारा किया जाता है, यानी निजी या किसी स्पेशल व्यक्ति के लिए नहीं किया। जिसमें जो दिया जाए चिपको आंदोलन, ये निजी क्षेत्र में किया गया था, सरकार इसमें कोई कदम नहीं उठाया था, वहां के लोगों ने खुद बचाया था। यानी जो इसमें दिया है, अभी बताए हैं हम आप लोग को, सरकार के द्वारा किया जाता है। दिया है इसमें उन क्षेत्रों को चिन्हित किया जाता है जहां अभ्यारण्य बनाए जाते हैं। अभ्यारण्य देखिए रीजन क्या है, चिन्हित मीन्स होता है लोकेट कर दिया जाता है, वो सरकार के अंतर्गत उसको जमीन को ले लेते हैं। रीजन ये है जैसे कुछ पेड़ पौधे हुए या कुछ ऐसे जीव हैं जो उस जंगल में पाए जाते हैं, उनके संरक्षण के लिए किया जाता है। दिया है वन्य जीव अभ्यारण्य में स्थानीय समुदायों को प्रवेश में सीमित किया जाता है। देखिए जो वन्य जीव अभ्यारण्य होते हैं, जो वहाँ के स्थानीय लोग हैं, जैसे कुछ जनजातियां खास कर पाई जाती हैं, वो जाती है तो वहाँ के पेड़ पौधों या जंतुओं का शिकार करके उनको क्षति पहुंचाती हैं वो लोग, इसीलिए सरकार का ऑर्डर लेना पड़ता है, तो उनके गाइडलाइंस के अनुसार वो लोग उसमें जाएंगे ताकि कोई नुकसान ना होने पाए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 17 पर चलते हैं। देखिए इसमें लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा व्यापार के अवरोधकों का लक्षण नहीं है। व्यापार के अवरोधकों का लक्षण नहीं है, यानी नहीं इसमें भी बोला है। पहला ऑप्शन कह रहा है सरकार विदेश व्यापार को नियमित करने के लिए व्यापार अवरोधों का प्रयोग करती है। सरकार यह निर्णय ले सकती है कि देश में किसी प्रकार की वस्तुएं कितनी मात्रा में आयात होने, विश्व व्यापार संगठन अवरोधों को बढ़ावा देना। देखिए ऑप्शन नंबर हमारा ये सही है, सी। क्यों सही है, इसमें क्या दिया है कि बढ़ावा या बल्कि वैश्विक स्तर पर व्यापार को बढ़ावा देने का एक संगठन है। वैश्विक ग्लोबलाइजेशन के तहत जो कंपनियां विदेश में जाती हैं, या हमारी जो विदेशी की कोई कंपनी हमारे इंडिया में आता है तो उसको बढ़ावा देता है, यानी वो लोग हमारे यहाँ आए, व्यापार करें और हमको टैक्स देते रहें। 18वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है भूमिहीन ग्रामीण मजदूरों के लिए सबसे अधिक उपयुक्त विकास का लक्ष्य कौन सा है। यानी जिनके पास जमीन नहीं है, भूम माने जमीन, हीन भी जिनके पास नहीं है। इसमें कह रहा है कि उपज का ज्यादा समर्थन मूल्य देना, यानी जिनके पास जमीन ही नहीं है, उनके पास उपज ही नहीं होगा, यानी वो क्या बेचेंगे, कुछ नहीं, उनके पास फसलें नहीं रहेगा, यानी ये हो नहीं सकता। अगला कह रहा है उन बच्चों को विदेश में बसाया जाना, यानी किसी को अगर जो विदेश में हम बसा दें, ये नहीं कह रहा है कि उसको रोजगार दिया जाए विदेश में, कह रहा है बसाने के लिए, यानी रहने के लिए, तो हम उनको जमीन थोड़ी मिल जाएगा, उनका मात्रा या कोई देखा जाए तो दैनिक जीवन में विकास हो ही नहीं पाएगा। ये भी ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि अगर जो विदेश में बसा रहे हैं तो इंडिया से गरीब बहुत देश हैं, बहुत यहाँ की कंडीशन और भी खराब है। अगले पॉइंट में दिया है अधिक मजदूरी देना। देखिए ऑप्शन नंबर हमारा यही सही है, अधिक मजदूरी देना, यानी अगर जो किसी किसान को या किसी भूमिहीन मजदूर को हम दे दें अधिक से अधिक पैसा, तो जमीन भी खरीद सकता है, अपना कार्यों का निर्वाहन भी अच्छे ढंग से कर सकता है, यानी उसको अधिक से अधिक मजदूरी देना। मजदूरी मीन्स पैसा देना। 19 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है। देखिए परंपरागत ऊर्जा क्या होता है, हाँ इसमें भी बोल रहा है नहीं है, यानी नहीं पर थोड़ा आप लोग विशेष ध्यान देंगे।
नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा छोटे सी गलती की वजह से। देखिए ऑप्शन में इसमें दिया है कोयला, पेट्रोलियम, भूतापीय ऊर्जा। इसमें नहीं है तो हमारा ये भूतापीय ऊर्जा क्यों नहीं है इसके बारे में पहले देखेंगे। उसको बताने के पहले हम बता रहे हैं कोयला और पेट्रोलियम। देखिए कोयला और पेट्रोलियम एक ऐसे हमारे संसाधन हैं ऊर्जा के जो आने वाले टाइम में एक ना एक दिन खत्म हो जाएंगे, यानी प्राकृतिक रूप से हमारे जमीन के अंदर तो पाए जाते हैं, उनको मशीनरीकरण करके सरकार के द्वारा निकाला जाता है और निकालते निकालते जैसे कोयला निकल रहा है एक टाइम ऐसा आएगा खत्म हो जाएगा। जैसे कोयले की कुछ खदानें बंद हो गई हैं, क्यों? क्योंकि कोयले की मात्रा वहां से खत्म हो गई है। देखिए पेट्रोलियम जो ये हमारा होता है पेट्रोलियम, ये भी जमीन के नीचे से निकाला जाता है, यानी निकालते निकालते एक टाइम ऐसा आएगा ये भी खत्म हो जाएगा। जैसे एग्जांपल के रूप में देखेंगे दुबई में इस समय टूरिस्ट को बढ़ावा दे रहा है वहां पर, रीजन क्यों यही है जो लोग तेल से बेचकर अभी इतना बने हुए हैं उनकी तेल की मात्रा कम हो गई है और आने वाले 15 से 20 सालों में तेल पूरी तरह से खत्म हो जाएगा और टूरिस्ट का अगर जो निर्माण ना करे वो लोग तो एक टाइम आएगा उनकी भी स्थिति डाउन हो जाएगी। यानी इसमें हमारा सही रहेगा भूतापीय। भूतापीय ऊर्जा क्यों सही रहेगा? क्योंकि जमीन के अंदर जो ऊष्मा निकलता है वो निकलता रहता है, यानी जो यूज करेंगे वो तो यूज करते रहेंगे, वो हमेशा निकलता रहता है। इसमें क्या दिया है? पृथ्वी की सतह के नीचे मौजूद ऊष्मा का स्रोत है। यह ऊर्जा चट्टानों, मिट्टी और भूजल से संग्रहित होती है। ऊर्जा भूतापीय ऊर्जा नवक्रिय ऊर्जा स्वच्छ और अक्षय ऊर्जा का एक रूप है। यह ऊर्जा ग्रह के निर्माण और रेडियोधर्मी के क्षय से मिलती है। यहाँ पर देखेंगे भूतापीय ऊर्जा जो हमारे नवक्रिय ऊर्जा है और बाकी ये दोनों परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हैं। देखिए अगला हमारा कह रहा है वैश्वीकरण का बहुराष्ट्रीय कंपनियों के निवेश पर क्या प्रभाव पड़ा। यानी हमारा लास्ट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब तक आप जॉब नहीं पा जाएंगे तब तक इस टॉपिक को आपको पढ़ना पड़ेगा हर हालत में, चाहे कोई भी एग्जाम हो। यूपीएससी का देंगे उसमें भी एक स्पेशल टॉपिक के रूप में दिखाया जाता है। देखिए 20वें क्वेश्चन में कह रहा है कि वैश्वीकरण का बहुराष्ट्रीय कंपनियों के निवेश में क्या प्रभाव पड़ता है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां ऐसी कंपनियां जो अपने देश के साथ साथ विदेशों में भी अपना अस्तित्व बनाए रहे हैं, उनको बहुराष्ट्रीय कंपनियों के रूप में जाना जाता है। जैसे टाटा, एग्जांपल में टाटा हम लेते हैं तो टाटा कंपनी अपने यहाँ का तो है और ये विदेश में जाएंगे वहां पर भी मिलेगा, यानी इसका व्यवसाय विदेशों में भी फैल गया है। ऐसी कंपनियों को बहुराष्ट्रीय कंपनियों के रूप में देखा जाता है। देखिए इसमें कहा रहा है कि निवेश में क्या प्रभाव। निवेश मीन्स पैसा खर्च करना। देखिए अब हम एक एक ऑप्शन को डिफाइन करेंगे और कौन सही रहेगा कौन गलत रहेगा, क्यों गलत रहेगा इसको देखेंगे। कहा रहा है बहुराष्ट्रीय कंपनियों के निवेश में वृद्धि हुई। देखिए ऑप्शन तो हमारा यही सही रहेगा, ए वाला। क्यों सही रहेगा अभी हम बता रहे हैं और ये क्यों गलत रहेगा इसको पहले देखेंगे। कह रहे बहुराष्ट्रीय कंपनियां भारत विदेशी व्यापारों के अधिकांश मात्रा पर नियंत्रण होता है। देखिए नियंत्रण नहीं होता। विदेशी कंपनियां जब हमारे इंडिया में आएंगी वो भी वैश्वीकरण के तहत, तो क्या होता है इंडियन गवर्नमेंट का कुछ गाइडलाइन होता है और ज्यादा से ज्यादा जो टैक्स लगेगा गवर्नमेंट के अंदर वो टैक्स हम लेते रहेंगे और हमारे यहाँ के जो व्यक्ति रहेंगे बेरोजगार उनको रोजगार मिलेगा। इन्हीं पर केवल नियंत्रण रहता है, लेकिन वस्तुओं का घटाना बढ़ाना वृद्धि करना ये सब वो खुद कंपनियां करेंगी, यानी उन पर नियंत्रण हमारा कुछ मात्रा में रहेगा, सभी पर नहीं रहेगा। दिया है अगला बहुराष्ट्रीय कंपनियों के आगमन से लोगों का आर्थिक स्थिति में सुदृढ़ हुई। देखिए आप लोगों का नहीं, सब जगहों पर नहीं हुआ, कुछ लोगों के अंतर्गत हुआ है। ये नहीं कि कोई विदेशी कंपनी हमारे इंडिया में आ गया और ज्यादा से ज्यादा लोग अमीर हो गए और खुद का व्यवसाय डाल दिया, ऐसा नहीं। अगला कह रहा है उपयोग सभी हो नहीं सकता। अब देखिए ये क्यों होता है, बहुराष्ट्रीय कंपनियों में निवेश में वृद्धि क्यों हुई, ये हम बताएं, यही ऑप्शन हमारा सही है, यही प्रभाव पड़ता है। देखिए रीजन ये है कि जब वैश्वीकरण का प्रभाव पड़ता है और जब विदेशी कंपनियां हमारे इंडिया में आएंगी तो वो अपने साथ कुछ नहीं लेकर आएंगी। जब आएंगी यहाँ पर उनको जमीन खरीदना पड़ेगा और भारत को टैक्स देना पड़ेगा और हमारे जो यहाँ के लोग हैं उनको रोजगार भी देना पड़ेगा। यानी जमीन खरीदने में, मशीन लगाने में, कंपनी बैठाने में और रोजगार देने में, यानी सब जगहों से उनको पैसा देना पड़ा, अधिक से अधिक निवेश करना पड़ा, अधिक से अधिक पूंजी लगाना पड़ा, यानी यही सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है। और जब जैसे हमारा इंडिया का कोई कंपनी है तो उनको विशेष रूप से ज्यादा टैक्स के रूप में नहीं देखा जाता, कुछ गवर्नमेंट के अंतर्गत जो टैक्स आते हैं वही केवल देते हैं। और जब विदेशी कंपनी कोई आता है तो उस पर देखा जाए निजी कंपनियों से ज्यादा उन पर टैक्स लगाए जाते हैं। तो ये हमारा चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है, ए वाला सही है।
दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और ये एसएसटी चाहे हाई स्कूल से रिलेटेड कोई भी सब्जेक्ट हो, आपको हमारे इस चैनल पर मिल जाएगा, जहां पर अच्छे अच्छे टीचर आप लोगों को पढ़ाए हैं एक एक टॉपिक को। आपको जो टॉपिक सबसे ज्यादा कठिन लगे उसको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर भेजिएगा और हमारी टीम के द्वारा वो आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।